प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने गुजराती के पीरियड में एक नया लेसन शुरू किया था। जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड सेमेस्टर की शुरुआत हमने ये पाठ से की। पाठ 16 प्राणनो मित्र। इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बंगाली पोएट है और प्राणनो मित्र कृति का साहित्य प्रकार अनुवादित वार्ता है। अनुवादित वार्ता यानी ट्रांसलेट की हुई कहानी। ये बंगाली भाषा में लिखी गई है। प्राणनो मित्र रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बंगाली भाषा में लिखा है और इसका अनुवाद गुजराती में अनुवादक प्रसाद ब्रह्मभट्ट ने किया है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद हमने देखा था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने अपनी साहित्य सर्जन में जो गीतांजलि काव्य संग्रह है उसके लिए उन्हें विश्व विख्यात नोबेल पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये भी एक वाक्य में पूछा जाता है, प्रश्न आपको याद रखना है। उसके बाद हमने लेखक का परिचय देखा था कि उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और उन्होंने अपना जो साहित्य सर्जन है वो बंगाली भाषा में किया है और उनके साहित्य सर्जन का अनुवाद दूसरी भाषाओं में भी अवेलेबल है। उसके बाद हमने पाठ का परिचय देखा था कि किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम बलाई है उसे पेड़ पौधों से बहुत ही प्यार है, बहुत ही लागणी है और प्रकृति के सौंदर्य को वो मतलब के महसूस करता है। आगे हमने देखा था वार्ता की शुरुआत करते हुए हमने देखा था कि किस प्रकार वो शाम की धूप में खुले शरीर से मानो पूरे आसमान को अपने अंदर जमा कर रहा है और पूरा बारिश का मज़ा ले रहा है। बलाई के काका कहते हैं कि एक बार वो उसे पहाड़ पर ले गए थे, वहाँ भी घास में खेलते हुए वो बहुत ही खुश नज़र आ रहा था, मानो कि उसे मतलब कि सब कुछ मिल गया हो, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। वो प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मनोमन अपने आप से ही बातें करता था। तो इस प्रकार हमने कल यहाँ तक का देखा था प्राणनो मित्र का पार्ट 1। अब आज हम इसके आगे पार्ट 2 में देखते हैं। કોઈ છોડનું ફૂલ તોડતું તો તેને ખૂબ લાગી આવતું, બીજા કોઈની પાસે તેની આ લાગણીનો કશો અર્થ નથી એ તે સમજતો હતો, એટલા માટે તે વ્યથા છુપાવવાનો પ્રયાસ કરતો. તેની ઉંમરના છોકરા ઝાડ પર પથરા ફેંકીને કાતરા પાડતા, તે કશું બોલી શકતો નહીં, ત્યાંથી મોં ફેરવી ચાલ્યો જતો. यहाँ बलाई को जो महसूस होता है वो जज्बात के बारे में यहाँ बताया गया है कि उसे प्रकृति से, पेड़ पौधों से इतना प्यार था, इतना लगाव था कि अगर कोई जो तूफ़ानी बदमाश बच्चा अगर पेड़ पौधे तोड़ता, उसे नुकसान पहुँचाता या फूल तोड़ता, या पेड़ पौधों पे अक्सर लोग पत्थर फेंकते हैं या उस पर कुछ ना कुछ खराबा करते हैं, तो ये सब चीज़ें जब वो देखता तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, वो बहुत ही उदास हो जाता था। लेकिन उसे पता था कि उसके ये जज्बात का किसी पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो अपनी व्यथा यानी दुख, अपना दुख छुपाने की कोशिश करता, प्रयास करता यानी कोशिश करता। और उसकी उम्र के जो बच्चे थे वो झाड़ पर चढ़ते, उसे पत्थर मारते या उस पर कुछ ना कुछ लिखते, तो ये सब चीज़ें उसे पसंद नहीं थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था, उदास होकर वहाँ से चला जाता था। मजूरो जे दिवसे घास कापवा आवता એ તેનો સૌથી વધુ દુઃખનો દિવસ બનતો, કેમ કે ઘાસની ભીતર ફરી ફરીને તેણે જોયું હતું। बहुत ज़्यादा गार्डन हो या कोई जाहिर जगह हो और वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी घास हो जाती है तो उसे काट देते हैं ताकि कुछ सांप बिच्छू या कुछ हो तो वो नज़र आ सके। तो इसलिए यहाँ जब ये पहाड़ी इलाके में भी घास बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती थी तो मज़दूर उसे काटने के लिए आते थे, और जिस दिन घास काटने के लिए मज़दूर आते थे वो सबसे बड़ा दुख का दिन होता था। किसका? बलाई का, क्योंकि उसने घास के अंदर खेलते हुए उसकी बारीक बारीक चीज़ें देखी थी। उसने क्या क्या देखा था कि बारीक घास में क्या क्या होता है, नानकड़ी लताओं यानी छोटी छोटी बेल जो अभी उगना शुरू हुई है, जांबली, पीड़ा, अनामी फूलों
छोटे छोटे रंग के फूल जो अक्सर घास में उगते हैं, पक्षियों खाधेली લીંબોળીઓના ठड़िया जो पेड़ पे से तोड़कर पक्षी खाते हैं, લીંબોળી उसके मतलब गुठलियाँ, ठड़िया यानी गुठलियाँ, उसके बीज ये कहीं कहीं मतलब गिर के छोटे छोटे उग गए थे घास के अंदर। बड़ी बड़ी घास के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ों को उसने बारीकियों से देखा था। केवा सुंदर છે તેના પર્ણ यानी पत्ते। आ બધું જ નિષ્ઠુર દાંતરડા વડે કપાઈ જશે, તેમની ફરિયાદ સાંભળનાર કોઈ નથી। क्या महसूस होता था उसे कि ये सब मतलब इतनी नाजुक सी प्यारी सी चीज़ें, छोटे छोटे पेड़ पौधे, ये सब ये निष्ठुर दातरड़ा यानी जो कटर होता है पेड़ पौधों को या घास को काटने का जो औजार होता है, उससे ये सब कट जाएंगे, इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, ऐसा वो मनोमन महसूस करता था। मानो कि जैसे पेड़ पौधों को काटने की व्यथा, उसका दुख वो अपने आप में महसूस करता था। कोई कोई दिवस ते तेनी काकीना खोड़ामां आवी बेसतो अने तेने गळे वळगी पड़ी कहतो, पेला मजूरों ने कहो ने मारा आ वृक्षो न कापे। कभी कभार उससे नहीं सहा जाता तो वो अपनी काकी के पास चला जाता और उन्हें कहता कि ये मजदूर से कहो ना कि घास न काटे। तब काकी उसे समझाते हुए प्यार से कहती, बलाई तू केवी गांडा जेवी बात करे छे, आ बधुं तो जंगल छे, साफ कर्या विना चालशे केवी रीते। उसके मासूम से सवालात पर काकी उसे समझाते हुए कहती कि तू कैसे पागलों जैसी बात कर रहा है, ये जंगल इलाका है और यहाँ अगर बड़ी बड़ी घास हो जाए तो सांप बिच्छू का डर रहता है, इसलिए यहाँ ये घास साफ करने के बिना नहीं चल सकता है। काकी इस प्रकार उसे समझाती, लेकिन वो बहुत ही दुखी हो जाता था, रोता था। बलाई घણા દિવસોથી સમજી ગયો હતો કે કેટલાક દુઃખ એવા હતા જે સંપૂર્ણપણે તેને એકલાએ જ સહેવાના હતા, તેની ચારે બાજુના માણસો પર તેની કોઈ અસર થતી ન હતી। ये छोटा बच्चा था, काफ़ी जज्बाती था, लेकिन वो काकी से अपनी मन की बात कहता, लेकिन काकी भी जब उसकी बात को टाल देती, नहीं समझ पाती, उसे ऐसा लगता था। तो अंत में बहुत दिनों से बलाई समझ गया था कि दुनिया में कुछ दुख ऐसे होते हैं जो पूरी तरह हमें ही सहन करने पड़ते हैं, इसका कोई सहभागी, कोई पार्टनर नहीं होता है। इस प्रकार ये जो पेड़ पौधों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये दुख बलाई को अकेले ही सहन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ये जज्बात का, उसकी ये सोच की बाहर के कोई इंसान को कोई कदर नहीं है, उसकी कोई असर नहीं है। ये बात वो समझ चुका था। एक दिवस सवारे हूँ ध्यानपूर्वक समाचार पत्र वाँचतो हतो, एवामां बलाई मने बगीचामां खेंची गयो। एक जग्याए एक छोड़ देखाड़ी तेणे मने पूछ्યું, काका आ कयुं वृक्ष छे? बलाई के काका कह रहे हैं कि एक दिन सुबह वो बहुत ही गौर से मतलब समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ऐसे में बलाई बगीचे में उन्हें खींचता हुआ ले गया और एक जगह पर एक छोड़ यानी एक पौधा उग रहा था, उसके उगने की शुरुआत हो रही थी। वो बताकर बलाई ने पूछा कि काका ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा पौधा है? मैं जोयूं तो एक शीमड़ाना वृक्षनो अंकुर बगीचाना रस्तानी वचमां ज फूटी निकळ्यो हतो। काका कहते हैं कि उन्होंने देखा तो एक शिमड़ा के वृक्ष का अंकुर यानी बीज बगीचे के रास्ते के बीचों बीच निकल चुका था। यहाँ काका ने देखा कि एक वृक्ष का मतलब कि अंकुर फूट चुका है और बागीचे के रास्ते में बीचों बीच वो वृक्ष उगने वाला है। हाय, बलाईए मने बोलावी जवामां भूल करी हती। आनो प्रथम अंकुर जेवो फूट्यो तेवो ज बलाईनी नज़रे पड़्यो हतो। क्या कहते हैं काका? अफसोस करते हैं। ये बात आपको आगे समझ में आएगी लेसन के कि वो क्यों अफसोस करते हैं। यहाँ कोई चीज़ का अगर हमें पता नहीं होता है तब तक वो हमारे लिए अड़चन नहीं बनती है, लेकिन अगर कोई इंसान वो चीज़ पे हमारा ध्यान कर दे और वो चीज़ हमारे ध्यान में आ जाए तो फिर वो हमेशा हमें नड़ती रहती है, परेशान करती है। इसी प्रकार यहाँ बलाई ने जो छोटा सा पौधा निकल गया था शिमड़ा के वृक्ष का, काका का उस पर ध्यान नहीं था, लेकिन बलाई ने उन्हें बता दिया और तभी से मतलब कि मानो काका को वो पेड़ नड़ने लगा, क्योंकि वो रास्ते के बीचों बीच उग रहा था। ऐसे उसका मतलब कि अंकुर फूट चुका था और उसके उगने की शुरुआत हो गई थी। પછી દરરોજ બલાઈ પોતાના હાથે તેને થોડું થોડું પાણી પાતો હતો।
बाद में वो बहुत खुश हो गया कि नया पौधा उग रहा है, तो भलाई फिर खुशी खुशी इसमें रोज़ाना सुबह शाम पानी डालने लगा, उसकी देखरेख करने लगा અને સવાર સાંજ છોડ કેટલો વધ્યો તેની વ્યાકુળ બની તપાસ કરતો। और सुबह शाम वो सोचता कि अब सुबह शाम मैंने पानी डाला, तो रोज़ सुबह देखता शाम को देखता कि पौधा कितना बड़ा है, कितना बड़ा हो गया है, इसकी बहुत बेचैनी से वो तपास करता। શીમડાનું વૃક્ષ ઝડપથી ઉગે છે, પણ બલાઈના ઉત્સાહને તે કેવી રીતે આંબી શકે? છોડ જ્યારે 2 હાથ ઊંચો થયો ત્યારે તેની પર્ણ સમૃદ્ધિ જોઈ તે વિચારવા लाग्યો કે આ કોઈ અદ્ભુત વૃક્ષ છે। બલાઈએ કલ્પેલું કે હું પણ આબો बनी जाइस। यहाँ जो शिमड़ा का वृक्ष है ये बहुत जल्दी उगता है। कई पेड़ ऐसे होते हैं कि उनकी बहुत केयर नहीं लो तो भी वो उग जाते हैं। जैसे आप गुलमोहर का पेड़ भी देख सकते हैं, उसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है और गर्मी में भी ये सदाबहार रहता है। ये इसकी मतलब कि विशेषता है। जो गुलमोहर का फूल पेड़ होता है वो होता है। ऐसे ही ये शिमड़ा का वृक्ष है, ये भी बहुत जल्दी उग जाता है, लेकिन बलाई को उससे भी ज़्यादा उतावल थी कि ये कब जल्दी बड़ा होगा। जब वो 2 हाथ जितना हुआ पेड़ शिमला का, तब उसकी पर्ण समृद्धि यानी उसके जो बहुत सारे पत्ते उस पर आ गए थे, तो ये देखकर बलाई को लगा कि ये बहुत अद्भुत वृक्ष है, यानी सबसे अलग है। और उसे ऐसा लगा कि मैं काका को बताऊंगा, तब वो भी मतलब ये देख के आभो बनी जाइश, मतलब कि बहुत हैरत में गिर जाएंगे कि नहीं सच में ये तो अद्भुत वृक्ष है। मैं कहूँ माड़ी ने कहूँ पड़शे ने उखाड़ी ने फेंकी देसे। काका ने जब उसे देखा तो उन्हें बलाई के जज्बातों का ख्याल नहीं था। उन्होंने क्या कहा कि मुझे माली से कहना पड़ेगा कि इसे उखाड़ के फेंक दे, बेकार है, कोई काम का नहीं है और रास्ते के बीचों बीच उग गया है। बलाई चमकी उठ्यो, आ केवी भयानक बात। ते बोलियो ना काका तमारे पगे पड़ू, तेने उखाड़ी नाखशो नहीं। बलाई एकदम से काका की बात पर मतलब के हैरत में गिर गया कि ये कैसी बात आप कर रहे हैं। उसने कहा नहीं मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, लेकिन ये पेड़ को मत उखाड़ना। मैं कहूँ તું શું બોલે છે, એનું તને ભાન નથી? એકદમ રસ્તાની વચ્ચોવચ ઉગ્યું છે, મોટું થતાં ચારે બાજુ ઘટા ફેલાવી પરેશાન કરી મૂકશે। काका ने उसकी बात पे कहा कि तू क्या बोल रहा है, इसका तुझे अंदाज़ा है? ये बराबर रास्ते के बीच में है और जब ये बड़ा होगा तब इसकी फैली हुई घटाएं सबको परेशान कर देगी। मारी पासे જ્યારે એનું કંઈ ઉપજ્યું નહીં ત્યારે એ નમાયો છોકરો તેની કાકી પાસે ગયો। તેના ખોળામાં બેસી તેના ગળે વળગી ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડતા એ બોલ્યો, કાકી તમે કાકાને રોકો, કહો કે ઝાડ ન કાપે। जब काका ने उसकी बात को बहुत मतलब मान नहीं दिया, नहीं माने, तब बलाई ने मतलब कि देखा कि काका के पास तो मेरी बात मनवाने वाली नहीं है, तो वो नमायो छोकरो यानी माँ बीना का बेटा अपनी काकी पास गया और उनकी गोद में बैठकर जोर जोर से ध्रुसके यानी कि बहुत ज़्यादा रोने लगा और कहा कि काका को आप रोको कि झाड़ न काटे। तेणे योग्य उपाय कर्यो हतो। तेनी काकीए मने बोलावी कह्યું, अरे सांभळो छो के एनु झाड़ रहवा देजो। तेणे योग्य उपाय कर्यो यानी बलाई ने सच में सही रास्ता अपनाया। काकी ने जब काका से कहा कि ये झाड़ मत काटो, रहने दो, तो काका ने काकी की बात मान ली, रहवा दीधुं। हकीकत में बलाईए मने बताव्युं न होत तो संभवतः मने तेनो ख्याल न आवत। क्या कहते हैं काका कि अगर बलाई ने मुझे सच में ये पेड़ जो पौधा उग रहा था वो नहीं बताया होता तो मेरा ध्यान इस पर नहीं जाता। परंतु हवे ते रोज़ मारी आँख में आवतुं, लेकिन अब वो रोज़ उनकी नज़र में चुभने लगा, रास्ते के बीचों बीच था इसलिए। वरस दहाड़ा में तो झाड़ निर्लजनी जेम खूब वधी गयो। क्या कहते हैं कि 1 साल में तो अंदाजन झाड़ निर्लजनी जेम यानी बेशरम की तरह खूब ज़्यादा बड़ा हो गया। बलाई ने बधा वृक्षों करता आ वृक्ष पर सौथी वधु लागणी हती। क्या कह रहे हैं कि बलाई को सब वृक्षों से, सब पेड़ पौधों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इससे लगाव था। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे जो शिमड़ा का पौधा उगता है उसे बलाई देखता है और सबसे ज़्यादा उसी से उसको लगाव है। तो यहाँ हमारा जो प्राणनो मित्र लेसन है उसका दूसरा पार्ट भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट पीरियड में तीसरा पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।